जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। अपनी हेल्थ का, अपनी फैमिली का और सबसे ज़रूरी चीज़ अपनी स्टडीज़ का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे दोस्तों। अब एक एक दिन जो है बहुत जा रहा है, तो बहुत ही क्यूरियोसिटी आप लोग के अंदर होगी, एक्साइटमेंट होगी, क्योंकि आप लोग का जो एंट्रेंस है बहुत नज़दीक आ चुका है दोस्तों। अगर जो बच्चा अभी भी सीरियस नहीं हुआ तो फिर उसका एंट्रेंस क्रैक कर पाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग जो है अच्छी तरह से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे और अपनी स्टडीज़ को अच्छी तरह से कंटिन्यू कर रहे होंगे, चीज़ों को रिवाइज कर रहे होंगे और मेरी वीडियोस को देख रहे होंगे दोस्तों। तो मैं प्रिंस कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एनसीईआरटी बाय प्रिंस कुमार। और हम इस यूट्यूब चैनल पर दोस्तों एनसीईआर सीयूईटी हिस्ट्री डोमेन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बिल्कुल दिल के साथ, बिल्कुल जद्दोजहद के साथ, बिल्कुल मजबूती से प्रिपरेशन कर रहे हैं। और अब तक हम लोगों ने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। एनसीईआरटी को बिल्कुल अच्छी तरह से लाइन बाय लाइन मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूं और उसी के साथ साथ मैं आप लोग को जो है ये भी बता रहा हूं कि भाई कौन कौन सी फैक्ट से आप लोगों के किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं, और प्रीवियस ईयर के सवाल भी जो है मैं आप लोग को डिस्कस कराते जा रहा हूँ साथ साथ में, जिससे कि आपको एविडेंस बिल्कुल लाइव सबूत दे सकूँ कि मैं जो आप लोग को पढ़ा रहा हूँ वहीं से सवाल आप लोगों का पूछा जाता है। तो आप लोग को क्या करना है कि आप लोग को मेरी वीडियोस को देखना है, अच्छी तरह से देखना है, और जो जो चीज़ों को मैं अंडरलाइन करा रहा हूँ इसको आप लोग को अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है और उसको बार बार रिवाइज करना है। और इसके अलावा आप लोग को कुछ भी नहीं करना है। और जैसे ही चैप्टर खत्म होता है तो मैं आप लोग के लिए जो है टॉप 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है उस एमसीक्यूज में आप लोग को बता ही देता हूँ। तो इससे बियॉन्ड आप लोग को कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो बस आप लोग जो है वीडियो को देखते रहिए और जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको समझने का प्रयास कीजिए और मेरे बताए गए एक एक फैक्ट्स को आप लोग अपनी नोटबुक में नोट डाउन कीजिए और उसको रिवाइज कीजिए और मॉक टेस्ट लगाइए दोस्तों। और आप लोग को डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप लोग के हिस्ट्री डोमेन का जो है एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। आप लोग देखना कि मैंने आप लोग को जो पढ़ाया ना वही सवाल आप लोग के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। आप लोग को बस क्या करना है, आप लोग को तसल्ली से, पेशेंस के साथ आप लोग को जो है मुझ पर विश्वास रखना है, तभी आप लोग का एग्ज़ाम जो है क्रैक हो पाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के अब हमारा जो चैप्टर है थर्ड, अगर एनटीए का सिलेबस देखा जाए तो एनटीए के सिलेबस के अकॉर्डिंग मतलब इन्होंने क्या हेडिंग बना रखी है कि भाई महाभारत का उपयोग करते हुए सामाजिक इतिहास, ये उनका सिलेबस है। इसके अंदर हम लोग को पढ़ना यही चैप्टर है, बंधुत्व जाति तथा वर्ग। बस उन्होंने जो है सिलेबस का नाम बदल दिया है, हेडिंग बदल दी है, जिसका उन्होंने नाम रखा है महाभारत का उपयोग करते हुए सामाजिक इतिहास। और कुछ भी डिफरेंट नहीं है, सब कुछ सेम है। इस चैप्टर के अंदर मतलब महाभारत के बारे में हम लोग को की सहायता से जो सामाजिक इतिहास के बारे में पढ़ना। और यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं आरंभिक समाज लिखा हुआ है और यहाँ पर भी हमें सामाजिक इतिहास पढ़ना है ना। तो ये बस उन्होंने जो नाम हल्का सा चेंज किया, बाकी सारी चीज़ें सेम है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अगर आप लोग वीडियो पर नए आए हो, चैनल पर नए आए हो, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिसका नाम है एनसीईआरटी बाय प्रिंस कुमार। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए। अगर आप लोग को लगता है कि कुछ कमी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसको बिल्कुल इम्प्रूव करूँगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला जो फैक्ट है आप लोगों का, जो मैंने इसको पहले से ही अंडरलाइन कर रखा है, वो आप लोग का ये है। ये फैक्ट से आप लोगों के सवाल पूछे जाने की संभावना है, ठीक है। मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना है और वीडियो को पॉज करके जितने भी अंडरलाइन वाली चीज़ें उनको नोटबुक में नोट डाउन करना है, ठीक है। तो तभी आप लोग का जो है काम हो पाएगा। देखिए, तो ये जो लाइन है ये किस तरह से इंपॉर्टेंट है मैं आप लोग को बताता हूँ। जैसे कि इन्होंने बोल रखा है यहाँ पे कि 1919 में प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान वीएस सत्तांकर के नेतृत्व में एक अत्यंत महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत की गई। अनेक विद्वानों ने मिलकर महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार किया। अब देखिए, ये इतनी लाइन है ना, 3 इंपॉर्टेंट लाइन है। अब इससे एग्जामिनर किस तरह के सवाल बनाए आप लोगों से, तो सवाल इस तरह से वो लोग बना सकता है। मेरी बात को ध्यान से सुनना आप लोग। सवाल वो इस तरह से इसी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जो है सवालों में किस तरह से बनाएगा कि पूछेगा कि बताइए महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण किसके नेतृत्व में स्टार्ट किया गया था।
या किसके नेतृत्व में इस महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत की गई थी? तो कौन सा वो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी था? तो ये थे आपके वीएस सत्थांकर। ठीक है, तो इस तरह से देखिए इस लाइन को ये लोग फ्रेम करते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, तो आप लोग को जो है इसी तरह से आप लोग को समझना है और मैं आप लोगों को इसी तरह से समझाऊंगा। बाकी ये जितनी भी चीज़ें लिखी ये किसी काम की नहीं है, मतलब सीयूटी के लिहाज से इंपॉर्टेंट नहीं है। सीयूटी के लिहाज से जो है फैक्ट्स होते हैं ना वो इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, अगर आप लोग बोर्ड का पेपर दे रहे होते तो ये बाकी सारी चीज़ें रेलेवेंट है, लेकिन जब आप लोग सीयूटी का पेपर देते हैं जहाँ पर आप लोग को एक सवाल पूछा जाता है छोटा सा और उसके 4 विकल्प होते हैं, तो उस तरह के फॉर्मेट के लिए इस तरह की वन लाइनर फैक्ट्स जो है रेलेवेंट इंफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जो आप लोग के एग्जाम के लिहाज से बहुत ज़रूरी है वो है ये एक एक शब्द जो आप लोगों से पूछे जाते हैं ना, शब्द भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज होती है उनसे भी ये लोग सवाल पूछ देते हैं। तो देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी क्या है। संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग परिवार के लिए किया गया। तो आप लोगों से एग्जाम में सवाल पूछ लेगा कि बताइए भाई संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग किस चीज़ के लिए किया गया? परिवार के लिए किया गया, जाति के लिए किया गया, धर्म के लिए किया गया, समाज के लिए किया गया। तो जिस बच्चे को पता है कि भाई कुल शब्द का प्रयोग परिवार के लिए किया गया है उसकी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। फिर इसी तरह से नेक्स्ट, जाति का बांधवों के बड़े समूह के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी इस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोगों को मेरे पढ़ाई गई चीज़ों पे बिल्कुल विश्वास हो जाएगा कि किस तरह से जो है आप लोग को बिटवीन द लाइन सवाल पूछा जाता है। ठीक है, आप लोग बिल्कुल अभी आप लोग को पता चल जाएगा। देखिए सवाल क्या पूछा है, ये देखिए 2023 आपका सीयूटी का पेपर हुआ था ना, तो उसमें ये सवाल पूछा गया था इस चैप्टर से। सवाल क्या था कि कौरव और पांडव की शासक वंश से संबंधित है। ठीक है, कितना सिंपल सवाल है। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है भाई कुरु। कौन से वंश से संबंधित है? कुरु। आप लोगों में से कई बच्चों ने महाभारत पढ़ी होगी, देखी होगी, तो उनको पता है कि भाई ये जो लड़ाई थी ना ये पांडवों और कौरवों के बीच में थी और दोनों कौन से वंश से संबंधित थे? तो ये लोग थे कुरु वंश से संबंधित। अब ये सवाल था, जिस बच्चे ने पढ़ा होगा या जिस बच्चे को थोड़ी सी अवेयरनेस भी होगी, कॉमन सेंस भी होगी, वो भी इसका आंसर अच्छी तरह से दे दिया होगा। लेकिन अब यही सवाल इन्होंने कहाँ से पूछा है? ये सवाल इन्होंने एनसीईआरटी से पूछा है, क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर जा ही नहीं सकते, क्योंकि एनसीईआरटी ही एक रेफरेंस है बच्चों के लिए। यहीं से पढ़ेंगे और यहीं से वो लोग सीयूटी का सवाल बनाएंगे। आप बाहर की कोई किताब वो लोग नहीं छू सकते हैं सवाल बनाने के लिए। तो देखिए ये सवाल कहाँ से पूछा गया है। देखिए एक स्तर पर महाभारत इसी की कहानी है। यह बांधवों के दो दलों कौरवों और पांडवों के बीच भूमि और सत्ता को लेकर हुए संघर्ष का चित्रण करती है। ये हम लोग को बेसिक पता है। अब देखिए दोनों ही दल कुरु वंश से संबंधित थे, यानी कि पांडव और आपके जो थे कौरव कौन से वंश से संबंधित थे? कुरु वंश से। अब सवाल भी देखो इन्होंने यही बनाया है, यही सवाल बनाए इन लोगों ने, कोई बाहर की चीज नहीं पूछी इन लोगों ने। कितना सिंपल, बिल्कुल जो है छोटा सा इंफॉर्मेशन को उन्होंने जो है सीयूटी के अंदर सवाल बनाया है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि आप लोग को एनसीईआरटी क्यों बहुत रेलेवेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी ही वो एक रेफरेंस बुक है जिससे वो लोग सवाल बनाएंगे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है आप लोग का सवाल एनसीईआरटी से ही बनाएगा। अगर आप पॉलिटिकल साइंस का डोमेन दे रहे हो, हिस्ट्री का डोमेन का आप लोग एग्जाम दे रहे हो, तो आप लोग को उसी बुक से सवाल पूछेगा वो, क्योंकि उसी बेसिस पे आप लोग को कॉलेज में एडमिशन मिलने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो आप लोगों को विश्वास हो गया ना कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ कितना रेलेवेंट है। वहीं से एग्जाम के अंदर सवाल आप लोग के फ्रेम हो रहे हैं, उससे बाहर कुछ नहीं पूछेंगे। बस आपको एक एक्सपीरियंस टीचर ट्यूटर जो है गाइडेंस की ज़रूरत है, जो मेरे को लगता है कि मैं आपको अच्छी तरह से करा सकता हूँ, क्योंकि मैं जो है एलिजिबल हूँ दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग को समझना होगा, आप लोग को विश्वास करना होगा। तो यहीं से आप लोग को देखिए कितने ईजी सवाल पूछा है इन्होंने, इसलिए हम लोग को जो है रीड बिटवीन द लाइन्स एनसीईआरटी को बिल्कुल चाट जाना है। तो आप लोग को ज़्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी को मैं पहले पढ़ता हूँ अच्छी तरह से। जो इंपॉर्टेंट रेलेवेंट टॉपिक फैक्ट्स होते हैं उसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, फिर कहाँ से प्रीवियस ईयर में सवाल पूछे गए हैं उस हिसाब से मैं आप लोग को पढ़ाता हूँ। तो आप लोग को बस वीडियो देखनी है और जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको अपने नोटबुक में नोट डाउन करनी। इससे बाहर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मॉक टेस्ट आपके लगवा ही देता हूँ चैप्टर खत्म होने के बाद में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
विश्वास हो गया ना आप लोगों को, यहाँ से सवाल पूछे जा रहे कितने सिंपल। अब अगला देखिए, अगली इंफॉर्मेशन क्या रेलेवेंट हो सकती है। रेलेवेंट हो सकती है पितृवंशिकता का अर्थ क्या होता है, ये आप लोगों को एग्जाम में पूछ लेगा। तो इसके अंदर वह परंपरा जो पिता के पुत्र फिर पौत्र फिर परपौत्र तक जाती है। ठीक है, इसी तरह से मातृवंशिकता, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, वेटरनिटी, ठीक है, इस तरह से बोलते हैं इसको। उसके बाद में मातृवंशिकता का मतलब क्या होता है, जब तब जहाँ वंश परंपरा माँ से जुड़ी होती है। ठीक है, तो देखिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जो आप लोग के सीयूटी एंट्रेंस से लिहाज से बहुत रेलेवेंट हो जाती है, उसको हम लोग देखते हैं। अब यहाँ से 3 टर्मिनोलॉजीज हैं जो पूछ सकता है आप लोग के विवाह के प्रकार। अंतर्विवाह, अंतर्विवाह का मतलब क्या होता है दोस्तों, वैवाहिक संबंध समूह के मध्य ही होते हैं। यह समूह एक गोत्र, कुल अथवा जाति भी हो सकती है। अंतर्विवाह, जिसको हम लोग इंटरकास्ट मैरिज बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में बहिर्विवाह, गोत्र से बाहर विवाह करने को बहिर्विवाह बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद में बहुपत्नी, एक पुरुष की कई सारी पत्नियों को क्या बोलते हैं, बहुपत्नी। बहुपति यानी कि एक स्त्री के अनेक पति होने की पद्धति को क्या बोलते हैं, बहुपति। जैसे कि आपकी द्रौपदी जी जो थी, उनके 5 पांडव जो थे उनके पति थे, तो वो क्या थे, बहुपति प्रथा थी उनकी। तो इसी तरह से आप लोग के एग्जाम में सवाल पूछे जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि भाई 500 ईस्वी पूर्व से इन मानदंडों का संकलन धर्मसूत्र धर्मशास्त्र नामक संस्कृत ग्रंथों में किया जाता है। तो आप लोगों से एग्जाम में दे देगा कि भाई धर्मसूत्र एवं धर्मशास्त्र क्या था, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई संस्कृत ग्रंथ थे ये। तो इस तरह से भी सवाल पूछ सकता है ये। ठीक है, एक एक चीज को मैं बता रहा हूं आप लोग का, इंपॉर्टेंट जो है, जो मैं बता रहा हूं इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग इस बात पे विश्वास कीजिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आप लोग को प्रीवियस वीडियोस के अंदर बताया है कि अगर महिलाओं से संबंधित कोई फैक्ट है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप लोग उसको बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि वो एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावनाएं होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या इंफॉर्मेशन है, हमने पढ़ा कि सातवाहन राजाओं को उनके मातृ नाम यानी माता के नाम से चिन्हित किया जाता था। तो आप लोगों से पूछ सकता है कि बताइए कौन से राजाओं के नाम के आगे जो है उनकी माता का नाम लगता था, या कौन से वंश में राजाओं के नाम के आगे उनकी माता का नाम लगता था। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कौन सा वंश था दोस्तों, सातवाहन। ठीक है, सातवाहन थे वो लोग। ये सवाल एग्जाम के अंदर पूछा भी जा चुका है, सीयूटी के अंदर नहीं लेकिन गवर्नमेंट एग्जाम के अंदर ये सवाल पूछा जा चुका है। तो सातवाहन राजा थे जिनके नाम के आगे उनकी माता का नाम होता था। ठीक है, यानी कि मातृ वंश परंपरा थी इसके अंदर, तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन को देखते हैं। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है आप लोगों के एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट, उसको देखते हैं दोस्तों। आप लोग को वीडियो को जो है बहुत अच्छी तरह से देखना है। ठीक है, अगर आप लोग एग्जाम, अभी ये देखिए, ये सवाल आप लोगों से पूछे जाने की संभावना है, मैं मानता हूं। कुछ जो है अभिलेख हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए, उन पर भी जो है सीयूटी में सवाल पूछा जा सकता है। जैसे कि मंदसौर, ये क्या है दोस्तों, अभिलेख है। ये कहाँ से प्राप्त हुआ था, मंदसौर वर्तमान के मध्य प्रदेश के अंदर है। तो आप लोगों से पूछ सकता है कि भाई मंदसौर अभिलेख भारत के किस राज्य से प्राप्त हुआ था, तो मध्य प्रदेश राज्य से प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो ये इस तरह से आप लोगों से सवाल पूछा सकता है। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो आप लोग इसको जो है अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। मंदसौर मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ था, और ये क्या था, अभिलेख था एक, है ना। इससे पहले जो हम लोगों ने राजा किसान नगर वाले चैप्टर में दुनिया भर के अभिलेख पढ़े थे, तो आप लोग को पता होना चाहिए। यहाँ से भी सवाल एनटीए पूछ सकता है। ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, ज़्यादा फैक्ट्स नहीं है, बहुत गिने चुने 10-15 फैक्ट्स हैं जिनको आप लोग को याद कर लेना, और वहीं से सवाल पूछेंगे वो लोग। अब यहाँ पर देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैंने आप लोग को चैप्टर पढ़ाया था राजा किसान नगर, उसमें मैंने आप लोगों को एक सवाल का जिक्र किया था जो एनटीए ने पूछा था, वो था प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है, जिसको हरिशेन जी ने लिखा था समुद्रगुप्त की एक तरह से अप्रिसिएशन, प्रशंसा के लिए। तो बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यहाँ पर भी एक बुक है, ये पूछी जाने की पूरी संभावना है। क्या नाम है दोस्तों, जैसे शूद्रक के नाटक मृच्छकटिकम। तो शूद्रक एक व्यक्ति थे जिन्होंने एक नाटक लिखा था दोस्तों, ड्रामा लिखा था, जिसका नाम था मृच्छकटिकम। तो ये आप लोगों से पूछ सकता है कि भाई शूद्रक की पुस्तक का नाम क्या था,
जिसका नाम था मृच्छकटिकम। इसी तरह से पूछ देगा कि भाई बताइए मृच्छकटिकम किसकी रचना है या किसकी नाटक है, तो किसकी रचना है दोस्तों, शूद्रक की है। तो देखिए कितनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो जाती है ये। बुक्स बहुत रेलेवेंट है दोस्तों, यही बुक्स के जो नाम होते हैं, यही सवाल जो होते हैं ना, जब आप लोग गवर्नमेंट एग्जाम के पेपर देते हो, चाहे CDS हो, NDO हो, UPSC हो, SSC हो, वहाँ पर ये लोग सवाल पूछते हैं हिस्ट्री के अंदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो जाती है। तो याद रखिएगा, शूद्रक ने कौन सी बुक लिखी थी, मृच्छकटिकम लिखी थी दोस्तों, ठीक है। तो याद रखिएगा आप लोग, ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो आप लोग इसको नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन को देखते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में पूछी जाएगी। तो अब अगला जो इन्फॉर्मेशन है वो है कि भाई पूछ सकता है कि भाई चंडालों के कर्तव्यों के बारे में कहाँ हमें पता चलता है, कहाँ उनके कर्तव्यों के बारे में लिखा गया है, तो मनुस्मृति के अंदर लिखा गया है। तो ये भी आप लोगों से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर अगला इन्फॉर्मेशन जो है आप लोगों से पूछा जा सकता है कि भाई बताइए 5वीं शताब्दी ईस्वी में कौन सा जो है चीनी यात्री भारत आया था। आपसे डेट दे करके पूछ सकता है कि बताइए लगभग 5वीं शताब्दी ईस्वी में कौन सा चीनी यात्री भारत आया। तो आप लोगों के विकल्प में दे देगा फाइयान, ह्वेनसांग, ठीक है, और भी 2-3 नाम दे देगा जो चीन से मिलते जुलते होंगे और बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो कौन आया था दोस्तों, फाइयान आया था, ठीक है। याद रखिएगा कौन आया था दोस्तों, फाइयान आया था। कौन सी शताब्दी में, 5वीं शताब्दी के आसपास में जो है बौद्ध भिक्षु फाइयान देश के अंदर आया था। आगे बात करते हैं दोस्तों, अब देखिए, और जो ह्वेनसांग था वो कब आया था दोस्तों, लगभग 7वीं शताब्दी में आया था। तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, ये दोनों इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ह्वेनसांग कब आया था, 7वीं शताब्दी में, और फाइयान कौन आया था, 5वीं शताब्दी में, यानी कि फाइयान जो था ह्वेनसांग से पहले आया था। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे देखिए, अब देखिए बुक, इस चैप्टर के अंदर बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, बुक ही पे सवाल पूछा जाएगा। अब यहाँ पर देखिए पूछ सकता है आपसे कि भाई मातंग जातक, ये जो बुक है ये कौन सी भाषा में लिखी गई थी या कौन सा भाषा में लिखा गया था, तो पाली भाषा के अंदर लिखा गया। कौन सी भाषा के अंदर लिखा गया था दोस्तों, मातंग जातक बुक है जो, ये कौन सी भाषा के अंदर लिखा गया था, ये आपका लिखा गया था पाली भाषा के अंदर। तो ये इन्फॉर्मेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम के लिहाज से, है ना, क्योंकि NTA जो है ना इसी तरह की इन्फॉर्मेशन पे सवाल पूछता है और बच्चा इन्हीं इन्फॉर्मेशन को जो है छोड़ देता है। उसको लगता है कि भाई उसने बोर्ड की तैयारी की है, बड़े बड़े सवाल के आंसर उसको रटने की आदत है, वो छोटी छोटी ये जो इम्पोर्टेंट है इनको कोई बताने वाला होता नहीं कि भाई यही सवाल, इन्हीं से सवाल पूछे जाते हैं। तो बच्चा जो इनको इग्नोर कर देता है और फिर एग्जाम के अंदर जब सवाल आते हैं तो उसके समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिए, इसी तरह के फैक्ट्स पे आप लोगों से सवाल पूछा जाएगा। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है आप लोग के एग्जाम के लिहाज से, जिसको मैंने अंडरलाइन कर रखा है। ये देखिए, ये बुक का नाम है मज्झिम निकाय। मज्झिम निकाय ये क्या है दोस्तों, पूछ सकता है आप लोगों से। ये एक बौद्ध ग्रंथ है, कौन सी भाषा के अंदर लिखा गया है, तो ये पाली भाषा के अंदर लिखा गया। देखिए 2 सवाल पूछ सकता है कि भाई मज्झिम निकाय से आप क्या समझते हैं, तो 4 विकल्प हो जाएगा। एक विकल्प के अंदर दे देगा कि भाई यह इसका मतलब कृषक है। एक विकल्प के अंदर दे देगा भाई इसका मतलब जो है, इसका मतलब दास को बोला जाता है। एक विकल्प के अंदर दे देगा कि भाई यह बौद्ध ग्रंथ है। तो जिस बच्चे को पता होगा कि भाई मज्झिम निकाय ये क्या है दोस्तों, एक बौद्ध ग्रंथ है, और कौन सी भाषा के अंदर लिखा गया है, पाली भाषा के अंदर लिखा गया है, तो उसकी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, क्योंकि उसने पढ़ रखा है, क्योंकि उसको प्रिंस भैया ने पढ़ा रखा है, इसलिए उसको पता है ना। तो एक एक इन्फॉर्मेशन जो है रेलेवेंट है एग्जाम के लिए, ऐसी जिसको मैंने अंडरलाइन कर रखा है। आप लोग इसको इग्नोर मत कीजिए, हल्के में बिल्कुल मत लीजिए। तो याद रखिएगा मज्झिम निकाय क्या है, एक बौद्ध ग्रंथ है, और कौन सी भाषा के अंदर लिखा गया है, पाली भाषा के अंदर लिखा गया है ना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। उस वाली बुक का तो आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा, शूद्रक की मृच्छकटिकम, एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। मृच्छकटिकम नाटक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन को देखते हैं ध्यान से। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन को देखते हैं दोस्तों ध्यान से, जो आपके एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन
अब आप लोगों की ऐसी जगह से है जहाँ पर आप लोगों ने उम्मीद भी नहीं की होगी, जिसको बच्चे पढ़ते ही नहीं हैं, जिसको बच्चे इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि भाई केवल बुक्स का जो ये है ना, ये मेन कंटेंट यहीं से सवाल पूछा जाएगा। लेकिन बच्चा जो है गलत है वहाँ पर, वहीं पर तो वो गलती कर देता है, क्योंकि उसको कोई टीचर बताने वाला नहीं होता है। काल रेखा से भी सवाल पूछे जाते हैं, यहाँ पर भी बहुत सारी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि अभी आप लोग को लाइव एविडेंस दिखाने वाला हूँ मैं। जैसे कि देखिए ये इन्फॉर्मेशन कि भाई एक संस्कृत व्याकरण है जिसको बोलते अष्टाध्यायी, बुक का नाम है संस्कृत व्याकरण। जिस तरह से आप लोग इंग्लिश की ग्रामर की बुक खरीदते हो ना अलग अलग नामों से, इसी तरह से एक संस्कृत व्याकरण है, पुस्तक का नाम है अष्टाध्यायी। लिखा किसने? पाणिनि जी ने लिखा है। किसने लिखा है? पाणिनि जी ने लिखा है। आप देखिए इसी पे सवाल एनटीए ने पूछा था इसी साल, हाल फिलहाल की बात है, कोई बहुत पुरानी बात नहीं, 2024 के अंदर। सवाल क्या था दोस्तों? सवाल देखिए, इनमें से कौन संस्कृत व्याकरण का ग्रंथ है? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि भाई अष्टाध्यायी। किसने लिखा है? पाणिनि जी ने लिखा है। अब हो गया आप लोग का विश्वास। इसी तरह के सवाल पूछती है, बच्चा तो छोड़ देता है इसको। ये काल रेखा वाला जितना भी फैक्ट है इसको बच्चा छोड़ देता है, क्योंकि उसको कोई बताने वाला नहीं होता है ना। आजकल यूट्यूब पे तो सब ऐसे ही हैं, ठीक से कोई पढ़ाता ही नहीं है। तो देखिए यहीं से सवाल पूछा गया है, इसको बच्चा छोड़ देता है, और जब एग्जाम के अंदर जाता है तो बोलता है पता नहीं कहाँ बाहर से पूछ लिया एनटीए ने सवाल, बुक से तो कुछ पूछा ही नहीं है। अरे भैया बुक अच्छी तरह से पढ़ोगे तब तो आपसे पूछा जाएगा। तो याद रखिएगा क्या है, पाणिनि जी ने कौन सी बुक लिखी थी? अष्टाध्यायी। और ये क्या थी? संस्कृत व्याकरण। यहाँ पर पूछ लिया कि नहीं पूछ लिया? टफ था क्या? बिल्कुल टफ नहीं है, जिसको पता होगा वो अच्छी तरह से कर दिया होगा। अब इसी तरह से एक और बुक है त्रिपिटक, इसके बारे में हम लोग अगले चैप्टर में बहुत अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। त्रिपिटक, विनय पिटक, सुत पिटक, कौन सी भाषा में है? पाली भाषा के अंदर। अब एक और बुक आ गई, कौन सी? बुक का नाम है चरक जी ने लिखी है। बुक का नाम सुश्रुत संहिता। किस चीज के ऊपर है? आयुर्वेद के ग्रंथ के ऊपर है ना। ये आयुर्वेद जो होता है ना, जड़ी बूटी वगैरह इलाज के लिए, मेडिसिन, तो उस पे है। बुक का नाम सुश्रुत संहिता। किसने लिखा है? चरक जी ने लिखा है। ये आपके एग्जाम से इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी 2024 में पूछ लिया, तो जरूरी नहीं कि ये रिपीट करेगा एनटीए। अब उसको दूसरी बुक पे पूछना होगा, तो क्या पता वो इस बुक पे पूछ ले। चरक जी की बुक जो थी सुश्रुत संहिता, आयुर्वेद ग्रंथ के ऊपर, इस पे पूछ ले। अगर इस पे भी ना पूछे तो एक और बुक है, भरत मुनि ने लिखी थी, कौन सी? नाट्य शास्त्र। कौन सी भाषा के अंदर? संस्कृत भाषा के अंदर। तो कितनी सारी बुक्स, कितनी सारी इंपॉर्टेंट रेलेवेंट फैक्ट्स हैं। एक तो ये हो गया, आप लोग को दो तो मैंने एग्जाम्पल के साथ ही बता दिए, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ऊपर हम लोगों ने मृच कटिकम के बारे में बात किया था, शूद्रक ने जी से लिखा था। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिहाज से। तो आप लोग को क्या करना है कि वीडियो को पॉज करना है और इन सारी इन्फॉर्मेशन को लिख लेना है, क्योंकि यही आपके एग्जाम के अंदर पूछी जाएगी। ठीक है, तो ये देखिए कितना ईजी सवाल था, जिसने पढ़ रखा होगा आसानी से उसने जो है आंसर दे दिया होगा। तो आप लोग को जो है इसी तरह से पढ़ाई करनी है, इसी तरह से आप लोग को इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को अपनी नोटबुक में लिखना है और समझदार बनना है दोस्तों, है ना। अंधी भीड़ में नहीं दौड़ना है, स्मार्ट बनना है, लेकिन मेहनत भी करनी है, तभी आप लोग का एग्ज़ाम क्रैक होने वाला है। अदरवाइज आप लोग को जो है सीयूटी में अच्छा रैंक भी नहीं आएगी और अच्छा कॉलेज भी नहीं मिलेगा, हिस्ट्री में आप लोग के अच्छा स्कोर भी नहीं होगा। तो आप लोग को जो है अच्छी तरह से पढ़ना है, मेहनत करनी है, और मैं जो जो बताऊं आप लोग को उसको फॉलो करना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेरे को तो उम्मीद है कि इसी से सवाल पूछा जाएगा इस साल, अगर इस चैप्टर में से सवाल पूछा जाएगा तो, है ना। तो आप लोग को जो है अच्छी तरह से वीडियो पर बने रहना है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है एनसीईआरटी बाय प्रिंस कुमार। 2 चैप्टर ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ और एमसीक्यू टेस्ट भी मैंने ले रखा है इसके ऊपर। अब ये चैप्टर मैंने ख़त्म करा दिया। अब कल जो है इस पर एक एमसीक्यू की वीडियो बनाऊंगा, जिस पे टॉप 50 एमसीक्यूज इस चैप्टर से क्या क्या आप लोग के सीयूटी एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं, उस पर ये वीडियो आधारित होगी। ठीक है, जिससे कि आप लोग की प्रिपरेशन और मजबूत हो जाएगी। इसी तरह से हमारा तरीका है पढ़ने का, यही हमारी स्ट्रैटेजी है। पहले मैं एनसीईआरटी बुक कवर कराता हूँ, उसके बाद में जो है प्रीवियस ईयर के जो सवाल पूछे गए तो उसी पढ़ाने के दौरान ही आप लोग को बता देता हूँ। चैप्टर एक बार मैं कंप्लीट कर देता हूँ, उसके बाद में जो है मैं आप लोग का एमसीक्यू टेस्ट लेता हूँ। ठीक है, इस तरह से हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है दोस्तों।
तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी। इंटरेस्टिंग वीडियो बनाई थी आज मैंने। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए दोस्तों तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। आप लोग अगर वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे ये पता चलता है कि भाई मैं जो काम कर रहा हूँ, जो मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ वो बच्चों तक पहुँच पा रहा है और बच्चे उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो इससे मेरे को डबल मेहनत करने का जो है प्रेरणा मिलता है। तो आप लोग को जो है चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक जो है शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा सकें दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे, अपनी सेहत का ध्यान रख रहे होंगे। तो कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग।